नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे राहुल गांधी के वोट चोरी पर क्या है फडणवीस का एक्शन, बीएमसी चुनाव से पहले क्यों शरद पवार ने बदली रणनीति, छगन भुजबल के खिलाफ क्या है कोर्ट का आदेश। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने खोली राहुल गांधी की पोल, कहा कर्नाटक महाराष्ट्र की वोट चोरी के सबूत दिखाकर साध रहे हैं बिहार की चुनावी जंग। बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार हुए पीएम मोदी के साथ, उम्र को लेकर बोले 75 के बाद मैं नहीं रुका तो वो कैसे रुक सकते हैं। मराठा आरक्षण पर संग्राम, अजित पवार के काफिले के सामने 2 लोग कूदे, फडणवीस को दिखाए गए काले झंडे। अजित पवार के नेता की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑर्डर के बाद विशेष अदालत ने छगन भुजबल के खिलाफ बेनामी संपत्ति का मामला दोबारा खोला। नई वाहन पॉलिसी पर मचा बवाल, राज्यपाल, सीएम और जज के कार खरीदने की कीमत पर कोई सीमा नहीं, कांग्रेस ने उठाए सवाल। खबरों में सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। द आनंद फाइल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग और बीजेपी पर अपने वोट चोरी के आरोपों को दोहराते हुए राहुल गांधी ने 2023 में कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटर हटाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का जिक्र किए बिना कांग्रेस सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग लोकतंत्र के हत्यारों को बचा रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजौरा विधानसभा क्षेत्र में इसी तरीके का इस्तेमाल करके 6850 नाम जोड़े गए। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के आनंद और महाराष्ट्र के राजौरा विधानसभा सीट पर 12,868 वोट चोरी हुए। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी के समर्थक वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हुई और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की हत्या करने वालों और वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग का कहना है कि ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं किए जा सकते और किसी का नाम हटाने से पहले प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का मौका देना भी जरूरी होता है। आयोग ने यह भी कहा कि 2023 में आनंद में वोट काटने की कुछ असफल कोशिशें जरूर हुई थी और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। महाराष्ट्र बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने उन्हें वोट चोरी का बादशाह बताया और कहा कि बार बार बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उपाध्याय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें मालूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत रद्द कर दी गई थी। यानी राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं उसका एक एक करके जवाब दिया गया है। साथ ही साथ अब महाराष्ट्र में इसको लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। तो राहुल गांधी के तमाम आरोपों को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और खबरों में अब बात शरद पवार की। पीएम मोदी का 17 सितंबर को 75वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्हें देश और विदेश से तमाम दिग्गज नेताओं, हस्तियों और समर्थकों की तरफ से शुभकामनाएं दी गई। खास बात यह रही कि पक्ष और विपक्ष दोनों के शीर्ष नेताओं ने उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी। हालांकि उनके जन्मदिन के साथ ही एक अलग बहस भी छिड़ गई। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में 75 साल की उम्र को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया और मोदी के रिटायरमेंट पर चर्चा तेज हो गई। कांग्रेस नेता उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि अब जबकि प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने खुद दूसरे बीजेपी नेताओं के लिए यही आयु सीमा तय की थी। उदित राज के इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस और तेज हो गई। हालांकि इस मुद्दे पर शरद पवार पीएम मोदी के साथ दिखे। उन्होंने साफ कहा कि 75 के बाद राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, वो ऐसा नहीं कह सकते। एनसीपी प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और कहा कि राजनीति में ऐसे मौकों पर कटुता नहीं रखनी चाहिए। कोल्हापुर में शरद पवार ने कहा कि वो यशवंत राणा चौहान की परंपरा से संस्कारित हैं और उसी के मुताबिक आचरण करते हैं। पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर टिप्पणी करते हुए शरद पवार ने कहा कि वो खुद 75 के बाद भी नहीं रुके, इसलिए उन्हें मोदी को रुकने की सलाह वो कैसे दे सकते हैं। इसी संदर्भ में शरद पवार ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाल में दिए गए बयान पर भी चुटकी ली।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब कह रहे हैं कि 75 के बाद थमना चाहिए, जैसी बातें उन्होंने नहीं कही थी, अब वो अपने ही बयान से पीछे हट रहे हैं। एक दिन पहले ही सीनियर नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य, खुशहाली और लंबी आयु की कामना की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं आपके कुशल मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्र की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं और आने वाले सालों में इसके बेहतर कल्याण और विकास की कामना भी करता हूं। शरद पवार ने न सिर्फ सकारात्मक तरीके से पीएम मोदी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी, बल्कि ये भी कहा कि उनके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार के काफिले के सामने बुधवार को 2 युवकों ने आत्मदाह की कोशिश की। यह घटना बीट के केज तहसील के केबूफाल गांव में हुई। दोनों युवक अपने क्षेत्र में सड़कों की खराब हालत को लेकर लंबे समय से शिकायतें कर रहे थे, लेकिन प्रशासन से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने ये कदम उठाया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को काबू में कर लिया और घटना को टाल दिया। युवकों का आरोप है कि उन्होंने बीते 1 साल में खराब ग्रामीण सड़कों को लेकर कई आरटीआई आवेदन भी दाखिल किए, लेकिन किसी ने भी किसी भी स्तर पर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस को मराठवाड़ा में छत्रपति संभाजीनगर में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम स्मारक कार्यक्रम में विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपना भाषण शुरू किया, वैसे ही ओबीसी आंदोलनकारी काला झंडा लहराते हुए नारे लगाने लगे और हैदराबाद गजट पर सरकारी आदेश वापस लेने की मांग करने लगे। आंदोलनकारियों ने राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर ओबीसी समुदाय के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया और इस घटना को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि कुछ युवक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस तरह की हरकत कर रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने मराठा आरक्षण को जो आश्वासन दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने पूरी तरह से साफ किया है कि इसमें किसी के भी हक को कोई नहीं मारा जा रहा है और मराठा आरक्षण में जो ओबीसी समुदाय है उसके जो भी फायदे हैं और जो उसके अधिकार हैं वो किसी भी तरह से इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल और उनके बेटे पंकज, भतीजे समीर और आर्मस्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ बेनामी संपत्ति का मामला दोबारा खोल दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑर्डर के बाद आया है। साल 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह केस खारिज कर दिया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि अगर शीर्ष अदालत इजाजत दे तो कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनकम टैक्स विभाग केस बहाल करने की अर्जी लगाई गई थी और इसी अर्जी पर सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जय कुमार शिरोडकर ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने सिर्फ तकनीकी आधार पर राहत दी थी, केस की मेरिट पर कोई फैसला नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एडवोकेट सुदर्शन खवासे, जो आर्मस्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और भुजबल परिवार का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने केस के पहलुओं को भी देखा था और साथ ही ये भी बताया कि सभी आरोपियों को रिकॉल पिटीशन में शामिल नहीं किया गया है। सुनवाई में जज सत्यनारायण आर नवदर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट का आदेश मेरिट पर दिया गया था। कोर्ट ने साफ किया है कि कार्रवाई को तकनीकी वजह से रोका गया था और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन मंजूर कर ली है, इस अदालत के पास मूल कार्रवाई बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। नतीजतन विभाग की शिकायत के दोबारा आने पर शुरुआती स्तर पर बहाल कर दी गई। इस मामले की अब अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। खबरों के आखिर में बात कांग्रेस की। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली सरकार ने नई वाहन पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के जज और लोक आयुक्त अधिकारी उपयोग के लिए अपनी पसंद की कोई भी कार खरीद सकते हैं। उसके लिए कीमत की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। वहीं नई नीति में मंत्रियों और सचिवों के लिए गाड़ी खरीदने की कीमत पर एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। सरकार की तरफ से जारी नई अधिसूचना के मुताबिक कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव आधिकारिक इस्तेमाल के लिए सिर्फ 30 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके अलावा महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और कुछ दूसरे अधिकारियों के लिए खर्च की सीमा 25 लाख रुपए तय की गई है। वहीं जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को 15 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदने की इजाजत दी गई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को भी प्रमोट कर रही है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने सभी को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सलाह दी। उधर कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार की नई वाहन नीति की आलोचना की है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष
हर्षवर्धन सपकाल ने आलोचना करते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि राज्य पर 9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं इन पैसों का ब्याज चुकाने तक के लिए कर्ज लिया जा रहा है, जिसके बावजूद राज्य सरकार सरकारी धन की बर्बादी कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मूसलाधार बारिश ने कुछ ही दिनों पहले 40 लाख एकड़ से ज्यादा खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया था, जिनकी कटाई होने वाली थी। इससे करीब 2000 किसान प्रभावित हुए, लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं है। सपकाल ने आगे कहा कि राज्य सरकार धन की कमी का हवाला देकर कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रही है, लेकिन अपनी पसंद के वाहनों पर बेतहाशा पैसा खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री और उनके 2 डिप्टी सीएम पहले ही करोड़ों रुपए की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उन्हें इस वक्त विलासिता पर और ज्यादा खर्च करना चाहिए? जनता सब देख रही है और सही समय पर इसका करारा जवाब देगी। यानी नई वाहन पॉलिसी को लेकर जो आदेश आया है, उस पर अब कांग्रेस जमकर सियासत कर रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।